दोस्तों नमस्कार। नवीन समाचार पर हम आपके साथ में हमेशा होते हैं समाचारों के रूप में, लेकिन जब खास विषय होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने रूबरू होकर के आपको उन विषय को ज़्यादा गंभीरता से समझा सकें। आज जो विषय काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है पिछले कुछ 1-2 दिनों से, वो यह है कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। और दूसरी चर्चा यह है कि जो मंत्रिमंडल है, धामी मंत्रिमंडल का, उसका विस्तार होने जा रहा है। तो इस पे क्या सच्चाई है, क्या संभावनाएं हैं, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये राज्य की राजनीति से और राज्य के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इस विषय को हम ज़्यादा गंभीरता से लेकर के आपको समझाने जा रहे हैं। ये जो चर्चाएँ शुरू हुई, इसकी चर्चाएँ पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ के नेता, उत्तराखंड के नेता हैं, वो केंद्र में कुछ राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलते हुए दिखाई दिए भाजपा के, और कुछ यहाँ के नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकातें हुई, और इससे इन चर्चाएं शुरू हुई। इसके बाद एक घटना ये हुई कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जो हैं, उन्होंने संसद, जो नई संसद है हमारे देश की, वहाँ चहलकदमी करने के लिए घुमाए। सांसद तो नहीं है, मतलब जनता ने उनको इस योग्य तो नहीं बनाया, लेकिन वो वहाँ से जब चर्चाएं करते हुए घूमते हुए आए तो उन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर कुछ बातें इस तरह से कही कि उससे इन चर्चाओं को बल मिला। उसके अलावा एक और बात इसमें जुड़ती इसलिए है कि हमेशा राज्य का ये इतिहास रहा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इसको उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य भी कहा जाएगा कि हर 2-3 वर्ष के अंदर में यहाँ मुख्यमंत्री को हमेशा बदला जाता है। दोनों पार्टियों ने यही किया, दोनों राष्ट्रीय दलों ने यही किया है। तो ऐसे में चूँकि 3 वर्ष अपने बना चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी की 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनके कार्यकाल के, तो इसलिए इन संभावनाओं को थोड़ा सा और बल मिल गया। तो अब इन चर्चाओं की हम थोड़ी सी समीक्षा करने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसकी समीक्षा करते हुए जो पहली बात हम देखते हैं ना, पहली बात में ही ऐसा लगता है कि उससे आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा दम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि भाजपा का जो कार्यशैली रही है, हालिया उसका इतिहास रहा है, वो ये है कि वहाँ अगर कोई चर्चाएं होती हैं ना, वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर में उनमें जो कुछ होना होता है वो हो जाता है। यानी वो चर्चाएं या तो हो जाती हैं, वो सही साबित हो जाती हैं, या फिर फुस हो जाती हैं, अफवाहें साबित हो जाती हैं। यानी उससे ज़्यादा आगे वो चर्चाएं जो हैं वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। जहाँ भी नेतृत्व परिवर्तन हुए हैं उनका पता 24 घंटे 48 घंटे पहले पता चला है कि कुछ होने वाला है। आप देख लीजिए, हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, चाहे उससे पहले उत्तराखंड का उदाहरण देख लीजिए, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाया गया था या तीरथ सिंह रावत जी को हटाया गया, तो ये केवल 24-48 घंटे के बीच में ये सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा अलग तरह से इसको हम समझने की बात कर रहे थे। और दूसरा ये भी है कि अगर 2 तरह की चर्चाएं एक साथ होनी बड़ी मुश्किल है, एक नेतृत्व परिवर्तन की संभावना और दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार। ऐसा संभव नहीं है कि एक नेतृत्व परिवर्तन ही होगा या मंत्रिमंडल विस्तार ही होगा, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो इन चर्चाओं को जो एक वर्ग जो है वो इनको बढ़ा रहा है आगे, वो खुद ही कंफ्यूज है कि वो क्या बात इस समय बढ़ाई जाए आगे। यानी कि उनके खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर नेतृत्व परिवर्तन होना होगा तो मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कहाँ बनती है। और अगर मंत्रिमंडल की एक मुख्यमंत्री अगर मंत्रिमंडल का अपना विस्तार कर रहा है, उसको अगर केंद्र से इतना तो निश्चित है कि अगर करेगा तो केंद्रीय हाईकमान के निर्देशों पर ही करेगा। अगर उसको केंद्रीय निर्देश ये मिल रहे हैं कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर लीजिए, तो फिर तो उसके अपना तो सुरक्षित हो ही गया स्वयं भी। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अब हम इसके बाद एक और थोड़ी सी इसको और आगे बढ़ा के देखें तो ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जो भाजपा का जो एक धामी का गुट है, इन चर्चाओं को शायद इसीलिए मिला है बल कि धामी का गुट और धामी के विरोधी, इन दोनों के बीच में रस्साकसी ऐसा लग रहा है कि ज़रूर ये हो रही है। और ये राज्य का दुर्भाग्य है, यहाँ जो भी मुख्यमंत्री रहा है वो हमेशा से उसके साथ में ये चीज़ रही है कि कोई ना कोई उनके मुख्यमंत्री के
टांग खींचने वाले हमेशा ही रहते हैं। छोटा प्रदेश है और ये छोटे प्रदेश का दुर्भाग्य हमेशा से रहा है, तो ये सब कुछ चल ही रही हैं। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व से जो लोग मिल रहे हैं वो एक तरह से हो सकता है कि धामी के विरुद्ध कान भर रहे हों। और यहाँ धामी ने भी कोशिश की है, जिन विधायकों को ऐसा सुना जा रहा है कि जिन विधायकों को से बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी, उनको भी आजकल धामी जी जो हैं वो चाय नाश्ते पर बुला रहे हैं और एक तरह से अपने दोनों तरफ से खेमेबंदी इस तरह से की जा रही है। अच्छा, जहाँ तक अब मुख्यमंत्री के बदलने की बात है, तो हमारा मानना है कि अगर मुख्यमंत्री को बदला ही जाना होता तो वो जो अभी हाल में मंगलौर और बद्रीनाथ के चुनाव हुए हैं, उन चुनाव के बाद के परिणामों के बाद ही बदल दिया जाता, या पहले बदल जाता, चुनाव परिणाम से पहले या चुनाव के बाद, अगर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने अगर ये मन बना लिया होता तो। खासकर अगर हम मंगलौर की को तो छोड़ ही दें, क्योंकि मंगलौर में तो भाजपा का इतिहास रहा है कि आज तक वो कभी भी नहीं जीती और पहली बार इतिहास में वो दूसरे नंबर पर आई है। जैसे भी आई है वो एक अलग विषय, लेकिन आई है तो आई है, तो यहाँ भाजपा का मंगलौर का विषय तो नहीं हो सकता किसी भी तरह से। लेकिन विषय है तो बद्रीनाथ का विषय इतना बड़ा विषय था, जिसे जो मुख्य विपक्षी दल हैं और सारे विपक्षी दल हैं, उन्होंने उसको अयोध्या से जोड़ दिया था। और इतने ज़्यादा वो बद्रीनाथ पे इतना ज़्यादा वो इसको बड़ा विषय बना के चल रहे थे कि उन्होंने इसकी तुलना अयोध्या से कर दी। और जल्दबाजी के अंदर में अयोध्या राम नाराज हैं ये कहा गया, और यहाँ कह दिया गया कि बद्रीनाथ में शिवजी नाराज हैं। क्यों? शिवजी को राहुल गांधी जो हैं वो आजकल शिवजी की प्रतिमा लेकर के संसद में घूम रहे हैं, तो वो उनको आजकल शिवजी से कुछ विशेष मतलब उनको एक राजनीतिक तरह से वो राम वर्सेस शिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा साफ दिख रहा है। तो बाद में उनको बड़ी मुश्किल से वो गलती को इसको सुधारा, कुछ बड़े लेवल स्तर से तो सुधारा ऐसा बताया जाता है, लेकिन नीचे के स्तर से फिर वो गोल कर गए उस बात को कि वो भूल गए कि जो बद्रीनाथ जी हैं वो भगवान विष्णु का वहाँ पर उनके स्वरूप की पूजा होती है, बद्रीनाथ के स्वरूप में, शिव जी के स्वरूप में नहीं होती है। और राम और बद्रीनाथ दोनों विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं, इस बात को भूल गए थे। बद्रीनाथ का विषय इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि वहाँ पर लोकसभा चुनाव में, कुछ ही माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा 8,500 वोटों से करीब आगे रही थी कांग्रेस से। और जब ये विधानसभा चुनाव हुआ है वहाँ पर वो आकर के 8,224 मतों के अंतर से पीछे रही है, यानी 8-5 13, 13,500, 14,000 के आसपास वोट जो हैं भाजपा और कांग्रेस का अंतर जो है वो पलट गया है। इतने वोटों का अंतर आ गया है। मान सकते हैं कि भाजपा को इतने वोट कम हो गए हैं वहाँ पे। वो अलग विषय है कि लोकसभा में किस तरह से मतदान होता है और विधानसभा में किस तरह से मतदान होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े तो साफ साफ ऐसे दिखाई देंगे। दूसरा कि एक तरफ से न्यायालय की शक्ति है कि ये वहाँ निकाय चुनाव करा लो, दूसरी तरफ से एक असामयिक निधन हुआ केदारनाथ में शैला रानी रावत जो वहाँ की विधायक थी, तो इन दोनों के बाद केदारनाथ में चुनाव होना, विधानसभा का उपचुनाव होना भी करीब करीब तय है, और दूसरी तरफ से निकाय चुनाव भी सर पर बैठा हुआ है। तो इन परिस्थितियों के बीच में अगर मुख्यमंत्री को बदलने की संभावनाओं पर हम बात करें तो मुख्यमंत्री एक नया मान लेते हैं कि नया मुख्यमंत्री एक यहाँ आ जाता है कोई, तो केंद्रीय नेतृत्व क्या ये चाहेगा कि एक नया मुख्यमंत्री जैसे ही आया है उसको दो बड़े उसको परीक्षाएं दे दी जाएं, एक निकाय चुनाव की परीक्षा दे दी जाए और दूसरी परीक्षा दे दी जाए केदारनाथ की चुनाव की, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ के बरक्ष ही बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो शिवजी स्वयं हैं। अगर यहाँ केदारनाथ में अगर भाजपा हारती है तो उसको तो ये बहुत बड़ा मुद्दा, वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा फिर तो बनने ही वाला है। और इसकी जो तैयारी है कांग्रेस ने पहले से कर ली है। वो जब एक शिला, वहाँ की केदारनाथ की शिला को ले जा करके एक नई दिल्ली में एक मंदिर बनाने की बात हुई, उस मुद्दे को कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा उठाया। फिर जब केदारनाथ में यात्रा में बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु जाने लगे और मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ की तरफ न जाएं और दूसरे तरफ कुमाऊं के दूसरे मंदिरों की तरफ जाएं, तो मुख्यमंत्री के बयान को एक तरह से ये बताने की मोड़ने की कोशिश की गई कि वो केदारनाथ के विरोधी हैं या गढ़वाल और कुमाऊं के विरोधी हैं, इस तरह का वहाँ बताने की कोशिश की गई। तो एक तरह से कांग्रेस इन कोशिशों में पहले से लग गई थी। फिर उन्होंने ये जो
मूर्ति वाला जो शिला वाला मुद्दा था, इस मुद्दे को उठा करके उन्होंने केदारनाथ की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके एक यात्रा वहाँ के लिए पैदल यात्रा का आह्वान कर दिया था। वो यात्रा आगे बढ़ी भी और इस बीच में आपदा आ गई। आपदा के कारण से उनकी ओर से कथित तौर पर यह कहा गया कि राहुल गांधी जी ने यात्रा के लिए इन परिस्थितियों को देख करके मना कर दिया है। ये सवाल कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं कि राहुल गांधी इतने उत्तराखंड के लिए इतने गंभीर हैं कि नहीं है कि वो जब यहाँ आई तो वो इतना निर्देश उन्होंने दिए। और राहुल गांधी किस हैसियत से कांग्रेस के नेताओं को निर्देश देते हैं, ये भी एक अलग विषय है, क्योंकि वो इस समय पार्टी के हाईकमान नहीं है। पार्टी में वो निर्देश देने की उनकी स्थिति नहीं है। अगर कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस के यहाँ के लोगों को कहना था तो वो कह सकते थे कि खड़गे जी ने हमको ये निर्देश दिए हैं, क्योंकि वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन किस तरह से होता है वो तो ऐसे ही होता है कि जो कुछ अगर अच्छा कहा है तो राहुल गांधी कहेंगे और जो गलत कहा है तो वो दूसरे नेता कहेंगे। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। बहरहाल तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में अगर नया नेता अगर चुनाव हार जाता है केदारनाथ से और निकाय चुनावों को अगर हार जाता है तो आते ही सर मुड़ाते ओले पड़े की सी स्थिति होगी भाजपा के लिए, और उनके लिए नए नेतृत्व को राज्य में बनाए रखना भी मुश्किल होगा। इससे बेहतर तो यही है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्हीं को बनाया जाए और उनको ये परीक्षा दे दी जाए और उनको ये कह दिया जाए कि आप ये चुनाव को जीत के आइए, और आपको अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित है, और अगर आप नहीं जीतते हैं तो आपका भविष्य, राजनीतिक भविष्य जो है उसको एक ब्रेक लगेगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि बद्रीनाथ उत्तराखंड की राजनीति के लिए और खासकर पुष्कर सिंह धामी की राजनीति के लिए एक सेमीफाइनल मैच की तरह से था, और केदारनाथ उनके लिए होने जा रहा है फाइनल मैच की तरह से। दूसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में ये बात भी जाती है कि जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वो कभी भी जब नेतृत्व परिवर्तन किसी राज्य में करता है तो वो कार्यकाल पूरा होने के 4-6 महीने पहले करता है। उसका कारण यह है कि जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है वो एक तरह से इस कारण से ख़त्म हो जाती है। अगर हम स्वयं उत्तराखंड का उदाहरण देखें, पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बन के आए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के बाद, तो अंतिम समय में आए थे। इसी तरह से हरियाणा में इसी तरह से किया गया, मध्य प्रदेश में इस तरह से किया गया, और उसका भाजपा को फायदा भी मिला। एक तरह से वो नाइट वॉचमैन की तरह से मुख्यमंत्री को नेम लेके आती है ठीक चुनाव से पहले, और जहां उन्होंने ये नहीं किया वहां उसको नुकसान हुआ है। इस आधार पर देखें तो पुष्कर सिंह धामी के लिए भी 1.5 साल का समय बचा हुआ है, ये उनके पक्ष में जाता है। वो अगले 1.5 साल के लिए उत्तराखंड में अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर देख सकते हैं अगर उनका कार्यकाल ठीक रहता है तो। दूसरे ये भी एक और नई चीज़ ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले जब इस तरह की चर्चाएं होती थी कि मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, तो उस समय ये संभावना बनती थी कि किसी सांसद को हम उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में हम जानते हैं कि भाजपा कमज़ोर हुई है, केंद्र की सत्ता में केवल 240 सीटें आई हैं, और जो विपक्ष है उसका काफ़ी राजनीतिक दबाव इस आधार पर बना भी रहा है। तो इस आधार पर भाजपा ये शायद इस समय रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है कि वो किसी सांसद को, जैसे कि नाम चलते हैं कई बार अजय भट्ट जी के नाम चलते हैं या अनिल बलूनी के नाम चलते हैं, तो इस समय भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि किसी भी एक सांसद को खोए और उसको मुख्यमंत्री बनाए। तो इस आधार पर भी पुष्कर सिंह धामी के लिए संभावना अधिक बन रही है। और दूसरा तरफ उनके मंत्रिमंडल के अगर कोई सहयोगी को हम अगर देखें कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ऐसा कोई चमकदार चेहरा, एक उत्साह पैदा करने वाला चेहरा उनके मंत्रिमंडल में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे में संभावना केवल एक बनती है कि कोई नया विधायक, युवा विधायक कोई हो सकता है जिसका किसी ने नाम भी न सुना हो, जो मुख्यमंत्री हो सकता है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भी स्वयं इसी तरह से आए हैं, और जो अभी जो हाल में जो जितने भी राज्यों में भाजपा ने नए मुख्यमंत्री बनाए हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, तो वहाँ उन्होंने सभी जगह मुख्यमंत्री एकदम नए विधायक बनाए हैं, और जिनको मंत्री पद भी शायद वो पहले मंत्री पद में भी नहीं रहे हैं। स्वयं पुष्कर सिंह धामी भी इसका उदाहरण है। तो इस तरह से राज्य में जो नेतृत्व परिवर्तन की संभावना है वो फिलहाल 1-1.5 साल तक नहीं दिखाई देती है, या खासकर अगर बदलना ही होगा मुख्यमंत्री को तो बदला जाएगा केदारनाथ के चुनाव के बाद, अगर उसका चुनाव परिणाम ठीक नहीं आता है तो। ये हमारा इस सारी बातों से निष्कर्ष निकलता है। अब दूसरी बात हम जाते हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात है, यानी जो कैबिनेट के रिसफल की बात है, और दूसरा इसी से जुड़ता हुआ विषय है दायित्व देने का।
इसमें अगर हम भाजपा की नीति देखते हैं, भाजपा हमेशा से ये रहा है कि वो हमेशा कुछ न कुछ सीटें रखती है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के लिए चॉकलेट घर में संभाल के रख लेते हैं ताले में बंद कर करके, और उसको दिखाते रहते हैं कि ये चॉकलेट पड़ी है, अगर अच्छा काम करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए मंत्री पद वो संभाल के रखते हैं, और ताकि दूसरे जो नेता हैं उनके वो उस तरह से उस पद को पाने के लिए लालायित रहें और उसके कारण से काम बेहतर करते रहें। कई बार जब भी कोई चुनाव होते हैं तो उससे पहले ये चर्चाएं जरूर उठती हैं कि अभी इस चुनाव में लाभ लेने के लिए कुछ लोगों को दायित्व दे दी जाएंगे या मंत्रिमंडल में उनको पद दे दिया जाएगा। लेकिन भाजपा का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि वो कुछ देने से पहले उनसे कुछ लेने पर विश्वास करती है, यानी कि उनसे पहले चुनाव परिणाम चाहती है, पहले उनसे कहती है कि आप जिता के लाइए, तो उसके बाद फिर देखेंगे। हालांकि ये भी रहा है कि वो कभी भी जब चुनाव जिता के भी आ जाते हैं तो उसके बाद भी वो मंत्रिमंडल के पद या जो दायित्व हैं वो उस तरह से नहीं दिए जाते हैं। बहरहाल इस समय ये इन चर्चाओं को थोड़ा सा इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को हम इसलिए थोड़ा सा मान सकते हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि जो यहाँ राज्य में जो सभी इस तरह के निर्णय होते हैं वो संगठन स्तर पर होते हैं और इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। और जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम भाजपा के, उन्होंने भी कहा है कि इस बारे में शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी के बाद हम इसकी कार्रवाई करेंगे और हम इसकी 4 पद रिक्त हैं हमारे यहाँ। 3 पद तो पहले से ही शुरू से जब से धामी सरकार बनी है तब से 3 पद तब रिक्त हैं, और 1 पद जब चंदन रामदास जी का असामयिक निधन हो गया था जो काबीना मंत्री थे तब से ये पद रिक्त चल रहे हैं। 4 पद रिक्त चल रहे हैं, यानी 4 जो हमारे पास माता पिता ने रखी हैं चॉकलेट सामने के दराज में दिखाते हुए बच्चों को कि आप अच्छा काम कीजिए तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरह की राजनीतिक स्थितियां इस समय हम यहाँ पर उत्तराखंड में देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेतृत्व परिवर्तन की संभावना को हम इस समय नहीं देख रहे हैं, और जो इसकी मंत्रिमंडल के विस्तार या दायित्व परिवर्तन की संभावना, दायित्व देने की संभावना, उसकी संभावना हमेशा बनी हुई है। लेकिन वो कब होगा वो उसकी संभावना को भी बहुत ज़्यादा खुल के कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर ऐसा होगा, लेकिन हमको इस संभावना को भी बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसी बात के साथ में हम अपनी आज की जो अंक विशेष है हम इसको विराम देते हैं। आपको हमारा ये अंक, ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप हमसे किस तरह के वीडियो चाहते हैं इस बारे में हमको ज़रूर हमसे आप राय दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको जो संबंधित जो लोग इसको ऐसे इस तरह के विषयों को चाहने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए। जल्दी ही हम फिर किसी नई प्रस्तुति के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।